बेटियां मायके में बोझ नहीं होती, मां की 13वीं की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं फिर से एक और ज्ञानवर्धक कहानी, जो आपके लिए बहुत अच्छी सीख और जानकारी देकर के जाएगी। ये कहानी दोस्तों आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है। ये कहानी एक मां की 13वीं की है, जिसमें बताया गया है कि बेटियां मायके में बोझ नहीं होती। दोस्तों, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं और सुना भी होगा कि कुछ लोग बेटियों के लिए बोझ समझते हैं। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपनी बेटी के लिए बहुत भारी बोझ समझते हैं। सोचते हैं कि इसका विवाह करना पड़ेगा, बहुत सारा इसके लिए दहेज देना पड़ेगा। और दोस्तों, कहीं कहीं तो ऐसा रीत रिवाज चलता है कि बेटी के लिए जायदाद में भी हिस्सा देना पड़ता है। तो दोस्तों, जायदाद में हिस्सा देने के डर से वो माँ बाप बेटी के लिए बोझ समझते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। इस कहानी में दर्शाया गया है कि बेटियां जो हैं वो मायके में माँ बाप पर अर्थात भाइयों पर कभी बोझ नहीं होती हैं। वो रीति रिवाज उनके यहाँ जैसे चलते हों वो अलग बात है, लेकिन दोस्तों बेटियां कभी बोझ नहीं होती हैं। वो कैसे नहीं होती हैं तो इस कहानी में आप जानेंगे और समझेंगे। ये कहानी आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल है। इस कहानी के लिए वो माँ बाप जरूर सुने जो बेटी के लिए बहुत भारी बोझ समझते हैं। उन माँ बाप से हमारा निवेदन है कि इस कहानी के लिए पूरा ही सुने, शुरू से अंत तक सुने, वीडियो को स्किप करके आगे ना बढ़ाएं। अर्थात इस कहानी के लिए आप लोगों ने अगर पूरी तरह से सुन लिया तो हमें विश्वास है कि आप अपनी बेटी के लिए कभी बोझ नहीं समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं ये कहानी। इस कहानी के लिए जिसने लिखा है वो लेखककार हैं अशोक वर्मा हमदर्द, जो कोलकाता के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी कहानी में इस समाज के लिए, हर माँ बाप के लिए बहुत अच्छी जानकारी और सीख देने का काम किया है। जो उनकी ये कहानी दोस्तों हम आपके लिए सुनाने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं ये उनकी लिखी हुई कहानी। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन आपसे करूंगा, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहानी सुनने के साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटी वाला बटन भी दबाना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दर्शक भाइयों, अब बिना विलंब करते हुए शुरू करते हैं ये कहानी। आप इस कहानी को पूरा ही सुनना। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक हंसता खेलता परिवार रहता था। उस परिवार में एक पति पत्नी थे और उनका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा का नाम आकाश था और बेटी का नाम जूही था। बहुत ही हंसता खेलता परिवार था उनका। बेटा बेटी जब जवान हो जाते हैं तो बेटा की शादी वो माँ बाप कर देते हैं, जिसका नाम आकाश था। आकाश की पत्नी आती है, यानी जूही की भाभी आ जाती है, जिसका नाम लता था। वह जूही अपनी भाभी को देख करके बड़ा ही खुश थी, सोचती थी कि हमारी भाभी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, कुछ ही दिन इस तरह से खुशियों भरे उनके व्यतीत हुए। एक दिन होनहार की बात है कि जो जूही की माँ थी वो दुनिया को छोड़ करके चल बसी थी और उसकी 13वीं थी। घर पर बहुत सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे। जूही को अपने माँ से बहुत प्यार था। वो माँ के रहते मायके में एक काम नहीं करती थी। जूही की माँ हमेशा कहती कि बेटी है, जहां जाएगी वहां तो काम करना ही पड़ेगा, कम से कम मायके में तो इसे आराम कर लेना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से जूही की माँ जब जीवित थी तो उसको काम नहीं करने देती थी। इन्हीं कारणों से जूही की भाभी लता से जूही की माँ की बनती नहीं थी। लता हमेशा अपने पति से झगड़ती। वो कहती कि मैं यहाँ नौकरानी बनकर नहीं आई, मेरा भी शरीर है, मशीन को भी कुछ घंटों का आराम दिया जाता है, मेरी जिंदगी में तो आराम ही नहीं है। क्या मैंने इसीलिए शादी की थी कि आपके यहाँ आऊं और नौकरानी बनकर के हमेशा काम ही करती रहूं? अरे एक तुम्हारी बहन है जो एक गिलास पानी भी उठा करके नहीं पीती, कहती रहती है कि भाभी मुझे ये दो, भाभी मुझे वो दो। उसके बाद तुम्हारी माँ है जो दिन भर कोई ना कोई काम बोलती ही रहती है। अरे मैं भी किसी माँ बाप की लड़की हूं,
मेरे माँ बाप ने कोई शाही देकर के मुझे नहीं बनाया है, आखिर को मैं भी एक इंसान हूं, मैं कोई मशीन नहीं हूं कि हमेशा चलती रहूं। दोस्तों, लता के ये शब्द सुनने के बाद तभी आकाश ने क्या किया कि लता को चूमते हुए कहा कि अरे पगली, तेरी ननद है वो, ये हमेशा तुम्हारे कल्याण का ही सोचती है, ये हमेशा घर पर नहीं बनी रहेगी, अरे इसकी भी शादी होगी और अपने घर चली जाएगी, जो इसका घर ससुराल है। तुम नहीं जानती, कहते हैं कि जब तक माँ पिताजी हैं बेटियां बहुत इठलाती हैं, और जब ये नहीं रहते तो बिना पहिए की गाड़ी हो जाती है मायके में बेटियों के लिए। अरे अभी उसके माता पिता जीवित हैं, उसे इठला लेने दो, क्योंकि अभी वो आजाद है। जब उसका विवाह हो जाएगा तो वो भी तुम्हारी जैसी जिम्मेदारियों में फंस जाएगी। उसे भी ससुराल में जाकर के अपनी ननद की, अपनी सास की, अपने पति की और सासुर की सबकी टैल बजानी पड़ेगी, जिस तरह से तुम बजा रहे हो। अभी तक ये आजाद है तो इसको आजाद ही रहने दो, इस तरह से इस पर क्रोध ना करो। दोस्तों, आकाश ने अपनी पत्नी लता को इस तरह से समझाया। फिर दोस्तों, कुछ दिनों के बाद में जूही की शादी हो जाती है। एक अच्छा घर, एक अच्छा लड़का देख करके जूही का भाई आकाश और उसके माता पिता जूही का विवाह कर देते हैं। बड़ी खुशियों से उसकी शादी होती है। कहते हैं कि अभी जूही के शादी के साल भी नहीं बीते थे कि मां चल बसी, इस दुनिया को छोड़ करके हमेशा के लिए चली गई। इधर जूही की मां का अंतिम संस्कार हुआ रीति रिवाजों से। फिर उसके बाद में 13वीं हुई, और 13वीं के दूसरे दिन जूही आंख में आंसू लिए लाचार अपने घर को निहार रही थी। शायद उसकी आंखें अपनी मां को ढूंढ रही थी। आकाश अपनी बहन को इस प्रकार लाचार देख करके उसके पास गया और कहने लगा, तू चिंता मत कर बहन, मां नहीं है तो क्या हुआ, अभी तुम्हारी भाभी है, तुझे तेरे मायके में कभी अकेलापन का एहसास नहीं होने देगी। और फिर चिंता करने की क्या जरूरत है, अभी पिताजी तो हैं ही, जब दिल करे तब आ जाया करना। दोस्तों, आज लता को भी अपने ननद पर दया आ रही थी। वो भी बड़े ही स्नेह से जूही को बोल रही थी कि आप चिंता मत करना जूही, मां नहीं तो क्या हुआ, मैं तो हूं, मां का हर फर्ज निभाऊंगी। दोस्तों, तब तक क्या होता है कि दरवाजे पर गाड़ी आ चुकी थी। बहुत ही करुणामय दृश्य था। उस करुणामय दृश्य का अधिक वर्णन करूं वो भी कम है। सब अपने अपने आंखों से आंसू पोंछ रहे थे। भाई जूही के पिता को अपनी पत्नी के जाने से ज्यादा बेटी की आंखों से ओझल होने का गम सता रहा था। मित्रों, वो अपने करुणा को नहीं रोक सके और चिंगाड़ मार कर रोने लगी। अचानक उनकी रुलाई लोगों को चीरती चली गई। ये देख करके जूही का भी सब्र का बांध टूट गया था और वो पीछे मुड़कर अपने पापा के गले लगकर दहाड़ मार करके रोने लगी। कुछ क्षण बाद जूही विदा हो गई, अपने ससुराल चली गई। जूही के विदा होने के बाद आज लता को आकाश की सारी बातें याद आ रही थी जो उसने जूही के लिए कहे थे। समय गुजरता दोस्तों चला गया। मां के मरने के बाद जैसे जूही को मायका जाने की इच्छा ही मर गई। इधर जूही 2 बच्चों की मां भी बन गई थी। जूही का समय अब अपने बच्चों में ही कट जाता। इधर जूही के पिता हमेशा जूही की खबर लेते। लता भी हमेशा जूही को अपने यहां बुलाती थी, मगर किसी न किसी समस्या से घिरी हुई जूही मायके नहीं जा पाती। प्रिय दोस्तों, आज जूही के पिता का फोन आया था। वो कह रहे थे कि बेटा तुझे देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं, आ जाओ। अब तो सब्र नहीं होता, तुम्हें देखने के लिए बेटा बहुत मन कर रहा है। अब तक हम तुम्हारे बच्चों से भी नहीं मिल पाए हैं। शरीर ऐसा भी अब नहीं है, हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है, हम पर चला भी नहीं जाता। जो मैं तुम्हारे घर तक चलकर आ जाता। तुम्हारी मां नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो अभी जिंदा हूं, तुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मुझसे मिलने आ जाओ बेटा। मित्रों, जूही अपने पिता के स्नेह और बेबसी पर केवल आंखों में आंसू, हाँ पापा के अलावा कोई शब्द निकल नहीं पाए। जैसे ही जूही के पिता ने फोन रखा, वो फूट फूट करके रोने लगी। वो सोचने लगी कि जब तक मां जिंदा थी कैसे मैं उछलकर शान से अपने मायके में रहती थी। अब तो वो भी नहीं रही, किंतु पिताजी का क्या दोष है, वो तो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मुझे जब भी किसी चीज की आवश्यकता होती वो पाई पाई जोड़कर मेरी उस जरूरत को पूरा करते थे। ये सोचकर जूही का दिल बैठा जा रहा था। वो अगले सप्ताह अपने बच्चों को लेकर मायके पहुंच गई। अच्छा था मई का महीना और बच्चों के स्कूल की छुट्टी भी थी।
मित्रों, अचानक जूही को अपने सामने देखकर जूही के पापा अपने बेटी को गले लगा करके रोने लगे। पिता को रोता हुआ देखकर जूही भी फपक फपक करके रोने लगी। पत्नी के देहांत के बाद जूही के पिताजी काफी कमजोर हो चले थे। मित्रों, ये अक्सर देखा गया है कि जब भी दो हंसों का जोड़ा बिछड़ता है तो एक की हालत बिल्कुल खराब हो ही जाती है, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि पति पत्नी जिंदगी रूपी गाड़ी के दो पहिया होते हैं। अगर एक गाड़ी का पहिया कमजोर हो जाता है तो उस गाड़ी को चलने में झटका लगता है, और यदि वो बिल्कुल ही टूट जाता है तो वह गाड़ी चल नहीं पाती है। इसी तरह से जूही के पिता का हाल था। प्रिय दोस्तों, जूही अपने पापा को टूटा हुआ और असहाय देखकर ऐसा महसूस कर रही थी जैसे वो अपने पापा को अपने सीने में छुपा ले। मायके में जूही के महीनों कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। जूही के पापा अपने नाती नातिन यानी ध्योते और ध्योतिन के साथ ऐसे रहते जैसे घर में एक और बच्चा बढ़ गया हो। वो कभी घोड़ा बनकर बच्चों को सवारी करवाते तो कभी बिल्ली बनकर म्याऊ म्याऊ करते थे। तरह तरह के खेलों से बच्चों का मनोरंजन करते। लता और आकाश दोनों ही जूही का ख्याल रखते। माँ के नहीं रहने के बाद भी जूही को परिवार के हर सदस्यों में माँ का स्नेह दिखता था। आज फिर जूही अपने मायके से विदा होने जा रही थी। जूही के पापा जूही के पैर पखार रहे थे, जिनमें उनके आंसू भी सम्मिलित थे। जूही के आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इधर भैया और भाभी के आंसू भी जूही के सर पर गिरकर उसे मानो आशीर्वाद दे रहे थे। तभी जूही के पिता ने एक कागज लाकर जूही को दिया और रोते हुए कहा कि बेटा, ये मेरे जायदाद का आधा हिस्सा है जो मैं तुझे आज सौंप रहा हूं। अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कितने वक्त हमारी दम निकल जाए और इस दुनिया को छोड़ करके मैं चला जाऊं। मैं अपने जिंदा पर ही तुझे ये आधी जायदाद सौंप देना चाहता हूं। ले बेटा। दोस्तों, जूही ने कागज के टुकड़ों को लेकर पढ़ा और उसे फाड़ दिया और कहने लगी, पापा, आप मुझे इतना गिरा हुआ समझ लिया है? आपके सारे संपत्ति पर मेरे भैया भाभी का हक रहेगा। मुझे तो बस इस घर का प्यार मिल जाए, मेरे लिए बहुत बड़ी यही संपत्ति है। मैं नहीं चाहती कि आपके कलेजे को दो टुकड़ों में बांट लूं, जिसे आपने अपने खून से तैयार किया है। ये सब आकाश और लता दोस्तों सुन रहे थे। आज लता के मन में जूही के प्रति और स्नेह भर गया था। उसके बाद में अपने पिता से आज्ञा लेने के बाद जूही जो थी ससुराल पहुंची ही थी कि 1 महीने बाद ही आकाश का फोन पहुंच गया और कहने लगा कि बहना पापा नहीं रहे। दोस्तों, जूही मायके जाने के लिए तैयार हो रही थी और सोच रही थी कि शायद पापा मुझे देखने के लिए ही जिंदा थे। बार बार ये विचार आ रहे थे जूही के दिल में कि उन्होंने मेरे दोनों बच्चों से मिलकर परम सुख का आनंद लिया और इस दुनिया से रुखसत हो गए, हमेशा के लिए चले गए। दोस्तों, उसके बाद में वह जूही अपने पिता के पास पहुंचती है और उनकी लैस पर जाकर के बुरी तरीका से फपक फपक करके रोने लगती है। अब दोस्तों, उस जूही के लिए कहां सब्र था। जूही सोच रही थी, एक पिता ही थे जो हमें पूछते थे, भाई भाभी का कोई भरोसा नहीं है, आज पूछ रहे हैं कल ना पूछे। अब तो मेरे लिए ये मायका आज के बाद सूना ही हो गया है। मैं कब आऊंगी या ना आ पाऊंगी ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, ये सोच करके जूही अपने पिता की लैस पर बुरी तरीका से रो रही थी। उसके बाद दोस्तों, पिता का अंतिम संस्कार होता है और उनका सारा क्रियाक्रम रीत रिवाजों के द्वारा किया गया। फिर अपने भाई भाभी से आज्ञा लेने के बाद में दोस्तों जो जूही थी वो अपने घर पर यानी ससुराल में चली आई। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक माँ की तेहरवी की, यानी एक माता पिता और एक बेटी की। ये कहानी दोस्तों आपके लिए सिखाती है, जो आपको मैंने शुरू में भी बताया था कि बेटियां जो है मायके में बोझ नहीं होती हैं। ये हमेशा मायके का भला ही चाहती हैं, बस उन्हें समझने की जरूरत है। मित्रों, कहने का हमारा मतलब यह है कि बेटियों के लिए हम और आप या कोई भी माता पिता उन्हें समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जो बेटियां होती हैं वो अपने मायके में कभी जायदाद पर हिस्सा लेने के लिए हक नहीं मांगती हैं। वो तो केवल अपने मायके में अपने माता पिता का, अपने भाई भाभी का प्रेम मांगती हैं और मायके के प्रेम को ही वो सारी जायदाद और संपत्ति समझती हैं। लेकिन लोग उन बेटियों के दिल की बात को समझ नहीं पाते हैं और उन बेटियों को बोझ मानने लगते हैं। जिस तरह
जिस प्रकार वो बेटियों के लिए बहुत बड़ा बोझ मानने लगते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। बेटियां मायके में कभी माँ बाप के लिए अर्थात अपने भाई भाभी के लिए बोझ नहीं होती हैं। वो तो केवल प्रेम की पुजारिन होती हैं और प्रेम ही मांगती हैं और प्रेम के लिए ही वो सबसे बड़ी दौलत समझती हैं। यही कहानी दोस्तों हमारे लिए शिक्षा देती है और आपके लिए भी सीख देती है कि बेटियों के लिए कभी भी आप उन्हें बोझ मत समझना। अगर जिस दिन बोझ समझने लगोगे तो समझ लो कि आप ये पाप करने लगोगे। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? हमें उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।